ठीक है भाई, शुरू करते क्लास को। देखो एक बार जरा लास्ट थोड़ा सा रिवाइज करो कि क्या क्या शब्द हम लोगों ने कवर अप करे थे। यही था, हम लोग को डिस्कशन करना था कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे लगभग लगभग कितने वर्कर्स, 10 वर्कर्स काम कर रहे हो, उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में 10 से कम वर्कर्स काम करेंगे। अब फॉर्मल को बड़े सिंपल अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें कहीं ना आपको सरकार से ना खुद को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जबकि इनफॉर्मल में कुछ ऐसा खास होता नहीं है। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना है। मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया होगा जाते थे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मात्र कितने परसेंट, 6% लोग ऐसे हैं जो किस सेक्टर में है, फॉर्मल में। 94% लोग इनफॉर्मल में। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये बकायदा, ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया था जब इंटरनेट से हम लोग कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे थे, मुझे याद है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर से लोग किस सेक्टर में जाएंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इनफॉर्मलाइजेशन। थोड़ा बहुत अगर हिंट याद आ रहा हो तो। ठीक है, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। लाइए बुक दीजिए जरा, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बुक्स एक तो हो गई हमारे पास टीआरजेड, एक दे दो संदीप गर्ग प्लीज। संदीप गर्ग, यार तुम लोग 12th के स्टूडेंट हो, एक बुक लाना तुम्हारे लिए भारी हो रहा है क्या? लिखो जरा, फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर refers to, formal sector refers to, refers to organized sector of the economy, organized sector of the economy, economy। ठीक है, फुल स्टॉप। it includes, it includes all the government departments, all the government departments, comma, public enterprises, ये तो पिछली क्लास का ही है बच्चे, public enterprises and private establishment, and private establishment which hire, which hire 10 or more workers, 10 or more workers, 10 or more workers। ठीक है जी, ठीक है। अगला लाइन, अगला पॉइंट लिखिए, फॉर्मल वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन। अभी फॉर्मल में लिखवा रहा हूं सारे पॉइंट, ठीक है ना। फॉर्मल सेक्टर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन, इस पॉइंट का मतलब समझ लो भाई सब जने। फॉर्मल सेक्टर में आप लोग को देखने को मिल सकता है कि जो वर्कर्स है ना, अपनी बात को मनवाने के लिए
अपना क्या बना ले, एक यूनियन। अगर आप लोगों को पता हो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी लाइक इन्फोसिस, कोई कंपनी है क्या, इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी के वर्कर्स को लग रहा है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है 2 साल से, महंगाई बढ़ रही है हर साल 6-7% से, बट सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो वर्कर्स ने क्या करा, अपना एक ग्रुप बनाया, लेबर यूनियन बनाई, और सब जने अनशन पर बैठ गए या मशीनों को रोक दिया कि हम काम नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करोगे काम, तो हमारी डिमांड है कि हमारी सैलरी इंक्रीज हो, क्योंकि जो आप सैलरी प्रेजेंटली दे रहे हो वो पिछले 2 साल से सेम है, और 2 साल से जो सैलरी है इसमें हमारा घर खर्च नहीं चल रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है हर साल। अब जब ये बात कंपनी के टॉप लेवल, आप लोग को जो कॉमर्स वाले उनको पता होगा, कंपनी जब चलाई जाती है, मैनेजमेंट जब चलाई जाती है, तो मैनेजमेंट 3 लेवल पे वर्क करती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहां पर होते हैं वर्कर्स, ये होते हैं वर्कर्स, ठीक है जी। तो ये बात लोअर लेवल पर जाएगी पहले, फिर लोअर से मिडिल, फिर मिडिल से। तो अगर टॉप लेवल वालों को लगता है कि ये बात, इनकी जो डिमांड है वर्कर्स की बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है, तो फिर वो सेंशन पास करेंगे कि हाँ भाई सबकी सैलरी इंक्रीज करो 10% से 15% से, वट जो भी सिनेरियो रहेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये अपना एक ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, फॉर्मल वर्कर्स, फॉर्मल वर्कर्स आर entitled, formal workers are entitled for social security benefits। पिछली 2 क्लासेस से हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो होते हैं हमारे कौन कौन से, पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुटी, पेंशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। फॉर्मल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ब्रैकेट में लिख देना पीएफ, ईएसआई एक्सेट्रा, ठीक है। लास्ट पॉइंट फॉर्मल वर्कर्स के लिए, फॉर्मल सेक्टर के लिए, फॉर्मल वर्कर्स या सेक्टर अगर आप बोले, आर प्रोटेक्टेड बाय, आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज, वेरियस लेबर लॉज। कई सारे कानून बना रखे हैं सरकार के द्वारा। अगर आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में। इसका एक बड़ा जीता जागता एग्जांपल है, आप लोग को पता है कि अगर आप कोई बेहतरीन कंपनी में काम कर रहे हैं, या सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, या सरकारी दफ्तरों में हैं, तो बड़ा कॉमन एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी ठीक है, मैटरनल लीव मिलती है, ठीक है ना, और उसकी बकायदा पूरी सैलरी मिलती है, इतना सबको पता है ना। लेकिन अगर वही महिला किसी कारखाने में जॉब कर रही हो, क्या मिलेगी इसको सैलरी, नहीं मिलेगी। तो एक बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए कि अगर आप फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब फॉर्मल सेक्टर का मतलब लिमिटेड कंपनी होगी, जैसे कोई टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो एक्सेट्रा, कोई सरकारी कंपनी हो गई जैसे ओएनजीसी हो गई, क्या कहते हैं, इंडियन ऑयल हो गई, भारत पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। और या फिर आप सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में, तो अगर आपको इस प्रकार की क्या कहते हैं छुट्टी चाहिए तो मिलेगी आपको, और आपकी सैलरी भी कट नहीं होगी, ठीक है। मैंने दोबारा वर्ड बोला नहीं, मैं अटक जाऊंगा मुझे लग रहा है, ठीक है कि नहीं। चलिए सर, तो ये हो गया फॉर्मल के लिए। जरा थोड़ा सा आइए, जरा किस तरफ आइए, इनफॉर्मल के लिए आइए। जरा लिखिए, इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू, informal sector refers to informal sector refers to that sector which is unorganized, which is unorganized in the economy, which is unorganized in the economy। अगर आप इसकी हेडिंग को थोड़ा बड़ा करो तो रीडिंग करते समय आपको आसानी होगी ना, कि यहाँ से इनफॉर्मल शुरू हो गया ना, थोड़ा बड़ा करो, हाईलाइट करो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ना बहुत क्लियर तरीके से डिफरेंसेस याद होने चाहिए। हाँ जी, अगला पॉइंट लिखिए, इट इंक्लूड्स
all such private enterprises, it includes all such private enterprises which hire less than 10 workers. ठीक है, डन. थर्ड पॉइंट, they cannot form trade union. They cannot form trade union. ठीक है, ओके. अगला पॉइंट, they are not entitled for social security benefits. ठीक है, डन. उसके बाद they remain unprotected by labor laws. They remain unprotected by labor laws. अब उस कारखाने में कोई मजदूर काम कर रहा था सर, उसको निकाल दिया, वो मजदूर क्या ही कर लेगा, और खड़े पैर निकाल दिया, वो क्या ही कर लेगा सर मजदूर. लेकिन अगर आप इन्फोसिस जैसी कंपनियों में, टाटा जैसी कंपनियों में, या कोई भी बड़ी कंपनी हो, ये सिर्फ यही नहीं, बड़ी कंपनी लिमिटेड है, अगर आप काम करते हैं तो कंपनी आपको खड़े पैर नहीं निकालेगी, वो आपको एक नोटिस पीरियड देगी, और आप भी वहां पे से ऐसे नहीं छोड़ सकते सर. जो कोई बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी होगी फिर तो बात ही खत्म, एक्सीडेंट हो गया, बात ही खत्म, उसमें क्या ही बोलेगी. लेकिन अगर आप स्विच कर रहे हो जॉब, तो आपको भी पहले वहां पे डालना पड़ता है ना एक नोटिस पीरियड, कि मुझे, मैं अगले महीने से किसी और कंपनी में ज्वाइन करूंगा, 2 महीने बाद मेरे को रिजाइन देना है, वगैरह वगैरह. कारखाने की तो लेबर क्या होती है, आज है कल भाग गई, गांव भाग गई. सर लेबर कहाँ है, गांव भाग गई. क्या कर लोगे, लेबर को गांव से पकड़ लेके जाओगे. हमको परेशान मत करो, हम परेशान है बहुत, हम बता रहे तुमको. आज ये केस हुआ है दिल्ली के अंदर, पता है ना, नहीं पता. मॉडल टाउन के अंदर एक खुराना नाम का आदमी था, सुसाइड मार ली उसने, दुखी था वो बीवी से. चलो जी, ये हो गया डिफरेंस. एक वर्ड लिखे जरा, आदमियों पे हो रहे अत्याचार पर कोई नहीं बात करता है, ठीक है कि नहीं. चलो भाई लिखो जरा, इन फॉर्मुलेशन ऑफ वर्कफोर्स. ठीक है, ये पेपर में आपको हेडिंग देखने को मिल सकती है, इन फॉर्मुलेशन ऑफ वर्कफोर्स. बोलूं, प्लीज लिखे जरा, इन फॉर्मुलेशन ऑफ वर्कफोर्स is a situation where percentage of workforce in the formal sector tends to decline, and that in the informal sector tends to rise. ठीक है जी. और जबकि होना क्या चाहिए, हाँ भाई, किसी भी देश में होना क्या चाहिए, इसका परसेंटेज
बोलो। बढ़ना चाहिए, इसका परसेंटेज कम रहना चाहिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी के तो डेटा ही कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन ही नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू मैन पावर, जितनी मैन पावर यानी कि पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से जो जॉब्स है ना, वो बहुत बहुत, और वो भी अच्छी जॉब्स बोल रहा हूं, वो बहुत 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 ज्यादा लिमिटेड है सर। मैंने 6-7 दिन पहले ना, वो बिहार में जो दिक्कत हुई है ना, पता है ना बिहार में क्या दिक्कत हुई है? बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया, जिन भी बच्चों ने जितनी भी मेहनत करके पेपर दिया, यार वो जी जान लगा के, जैसे भी सिनेरियो में पढ़कर या जो भी मेहनत करके वो अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, पढ़ के पेपर दिया, पेपर लीक हो गया। सरकार के पास तो फीस भी आ गई, सब कुछ हो गया, अब वो पेपर लीक हो गया, सरकार कह रही पेपर कैंसिल। और आप नोटिस करो कि वो जॉब के लिए ना अनशन पर बैठे हुए, और फिर वो लाठी चार्ज आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी न्यूज में रहते हैं तो वो पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करा है। अगर आप स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये जो यूथ है ना सर, जो मैं हमेशा ही बोलता हूं, इस कंट्री का जो यूथ है सर, वो आपके अगेंस्ट कब हो जाएगा ना, कुछ नहीं पता लगेगा सर। हमने 6 महीने पहले ही बांग्लादेश के अंदर ये हालत देखी थी सर, कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और स्पेशल दिक्कत पता कब है? जब पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे। एक होता है बेरोजगार है, एक होता है इंसान पढ़ा लिखा है, 12वीं तक की पढ़ाई तो पहले ही। आप एक एस्टिमेशन लगाओ ना, जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उनकी फीस को हम एक एवरेज लेके चलते हैं, 5,000 मिनिमम एवरेज लेके चलते हैं, 12वीं तक की 60,000 तो ये हो गए, और हर साल का खर्चा मान लो 40,000, ज्यादा ही होगा लेकिन मैं बहुत लिमिटेड लेके चल रहा हूँ। 12 साल तक की पढ़ाई, 4,80,000 तो एकेडमिक एजुकेशन पे ही है। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन करी, 1-2-2.5 लाख ग्रेजुएशन पे भी लगेंगे सर, अगर वो अच्छी तरीके से कर रहा है, चीजों को कवर अप कर रहा है तो। यानी कि 6-7 लाख रुपए लगाकर बच्चे को पढ़ाकर, वो जब मार्केट में जॉब करने जा रहा है, जॉब ही नहीं मिल रही सर। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है कि वो जो यूथ है ना, वो आपके अगेंस्ट होता चला जा रहा है। अब मजबूरी में वो उम्मीद से निकला था कि मैं इस सेक्टर में जॉब करूंगा। एक और न्यूज आपको बताता हूं, एक आईटीआई का बच्चा था, मतलब लड़का है, तो क्या कहते हैं, उसने बहुत ट्राई करा, जॉब के लिए नहीं मिल रही, एंड में उसने अपनी डिग्रियां जला दी और उसने ऑटो रिक्शा निकलवा लिया, ऑटो रिक्शा चलाने लग गया वो। क्योंकि कब तक घर पे खाली बैठा रहेगा? एक लिमिट होती है सर, और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को, एक टाइम के बाद ना आपके पेरेंट्स भी आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई तुम कमा के लेके आओ, और बॉयज के लिए तो सर और ज्यादा हो जाता है कि ताने पड़ने लगते हैं। तो क्या है, वो जॉब्स यहां पर है नहीं हमारे पास, बट मैन पावर बहुत अवेलेबल है हमारे पास। तो मजबूरन लोगों को, हमारे इंडिया के लोगों को कहां जाना पड़ रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर। और उससे भी बड़ी बात है, जब यहां पे जॉब्स नहीं मिल रही ना, तो बहुत सारे लोग इंडिया की जो सिटीजनशिप है ना सर, उसको सरेंडर करके ना किसी और कंट्री में जा रहे हैं सर। एक छोटा सा डेटा देखते हैं कि हम पिछले 1 साल में कितने लोगों ने ना इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है, कि इंडिया में रह, इंडिया का नागरिक बनना ही नहीं है हमारे को। आज से ना कई साल पहले, लगभग 20 साल पहले, वो आई थी पिक्चर शाहरुख खान की, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा। उसमें ना शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि वो, मैं नहीं मानता कि हमारा देश महान है, हमारा देश महान बनने की काबिलियत रखता है, लेकिन यहाँ के लोगों को ना उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, इसलिए उनको बाहर जाके जॉब्स वगैरह देखनी पड़ रही है। तो नंबर ऑफ पर्सन, बातें नहीं, आप अगर कोई लिखना चाहे, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स,
तो आप लिख सकते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज देखो जरा इधर, 2023 में 2.25 लाख, 2022 में 2.25 लाख लोगों ने लगभग इंडिया की सिटीजनशिप। एक होता है बाहर जाके पढ़ाई करना, वो नहीं मैं बोल रहा हूं, एक होता है इंडिया की नागरिक ही नहीं मान रहे हम अपने आप को। हम, आपको पता होना चाहिए नागरिकता किसी एक देश की रखी जाती है। यू कैन बी रेजिडेंट फॉर 2 or more कंट्रीज, बट यू कैन बी सिटीजन ओनली फॉर 1 कंट्री। तो अगर 2023 के डेटा को देखा जा रहा है तो लगभग 2,16,000 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप लेने से ही मना कर दिया, ये जिनके पास से उन्होंने छोड़ दिया सर। किसी ने जर्मनी की, किसी ने यूके की, किसी ने यूएसए की सिटीजनशिप दी है। तो ये इंडिकेशन है। अच्छा अगेन हमारे इको में क्वेश्चन क्या बनेगा, ये किससे किससे जुड़ेगा ये क्वेश्चन, याद आ रहा है ना? क्वेश्चन में आ गया कि 2 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है और वो यूके में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में काम करने लगे हैं। तो बताओ इसका क्या, किस कंसेप्ट को शो कर रहा है ब्रेन ड्रेन। अटेंडेंस कवर कर लो साथ साथ, और क्या कहते हैं, मेरी एडवाइस रहेगी कि प्लीज ये डेटा जरूर लिख लो। लक्षिता, कनिका, राधिका, गर्मी लगी एकदम अचानक से, अंदर गर्मी लगी था नहीं अचानक से। पता क्या अंदर गर्मी बाहर यार इसकी म्यूट कहाँ से होता है भाई? MWF जो होता है अपना क्लास 4 to 5 5 to 6 तरह ब्लैंक है, उस समय लेकिन रूम सारे ऑक्यूपाइड होते हैं। रूम हमारे ना 4 से 7 तक ना तीनों ऑक्यूपाइड है, चाहे वो अंडर ट्रैफिक क्यों ना हो। हैं तो TTS से MWF 4 से 7 तक। लिख लिया ना? चलिए सर वापस आते हैं उस चीज पे। तो ये थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, हो सकता है कि इस साल क्वेश्चन को ये कंसीडर कर ले। प्लीज मेरे लास्ट शब्द बताना क्या थे? टेंड्स टू राइज, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के लिए था ना, ठीक है डन। अच्छा इसमें आगे लिखो, एक लाइन का गैप देके लिखो, it is happening because of globalization, due to which Indian economy becoming market economy के ब्रैकेट में लिखो 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड। तो जो मार्केट इकोनॉमी का नाम है लिखा है, इसको कैपिटलिस्टिक पढ़ते हो आप लोग, क्या पढ़ते हो? कैपिटलिस्टिक, ठीक है ना? तो लिख दो ब्रैकेट में।
और प्रेजेंट डेटा तुमने ये वाला लिख ही रखा होगा, अगर चाहो तो इस वक्त लिख दो कि प्रेजेंटली ओनली 6% वर्कर्स आर वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर while 94% workers are working in, बोलो, इनफॉर्मल सेक्टर। लिख दो साफ तरीके से इसको। ठीक है, इट सीम्स लाइक तरबूज सा नहीं लग गए बन गए। प्लीज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है डेटा। डेटा बता रहा है कि अगर टोटल, भाई क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर में मेल फीमेल को देखा जाए, ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर में अगर मेल फीमेल को देखा जाए तो क्या डेटा है, ठीक है जी। बातें मत करो भाई। प्लीज
अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि मिलियन में लिखा है तो आधे बच्चों को याद नहीं रहेगा। 1 मिलियन में कितना, 10 लाख, है ना? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, 310 मिलियन है ना, तो कितना हो गया ये, लगभग लगभग कितना, 31 करोड़ के आसपास। कितना हो गया, 31 करोड़ के आसपास। तेरह करोड़ के आसपास ये हो गया। 60 लाख और 2.4 करोड़। ठीक है, जिनको करोड़ में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ ही क्या नजर आ रहा है, दोनों तरफ ही क्या नजर आ रहा है कि जो मेल है उसका परसेंटेज ज्यादा ही है, चाहे फॉर्मल सेक्टर हो चाहे इनफॉर्मल। इसका रीजन वही है जो हमने पहले रीजन पढ़ा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है हमारी कंट्री में। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। डन। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स को पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि 13 करोड़ महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में, जबकि 60 लाख महिलाएं सिर्फ किसमें, फॉर्मल सेक्टर में। ऐसा क्यों? तो उसकी वजह वही है कि जो फीमेल्स हैं उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, और जब स्किल्स अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, प्लस उनको बाहर दूर जाना, काम करने की परमिशन कम नहीं है। बताया था ना मैंने, क्या वर्ड बताया था कि आज भी अगर कोई महिला दूर काम पे जाए तो वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, वो कैसा डिसीजन है, फैमिली डिसीजन है। और तीसरा पॉइंट, जो ये 60 लाख भी होगा ना सर, ये शहरों में होगा। किसमें होगा? क्योंकि जो गांव देहात है वहां पे तो फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स है ही नहीं। अगर महिलाओं को जॉब करनी है तो वो फिर अनस्किल्ड सेक्टर में ही करनी पड़ेगी। फार्मिंग हो गई, पशुपालन हो गया, छोटे छोटे काम आते थे ना, मालाएं बनाने का काम, पापड़ बनाने का काम, अचार डालने का काम, सर ये छोटे छोटे काम होते हैं सर, इसी में जॉब करने को मिलेगी सर। क्या ध्यान रहेगा? ये ध्यान रखना, जितना हम लोग चैप्टर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं ना, वो सारा कुछ आपके हिस्से में है, मतलब सारा पॉइंट्स आपको पता है, बस आप एक्सप्लेन कर लेना सही से वहां पे, कि वहां पे आप लोग लिख सको। ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा लिख देते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड हो गया। दूसरा क्या कहते हैं, वेरी लेस मेरे को आता ही है, लेकिन तुम इधर देखो, बातें मत करो इतनी। ये सारे बच्चों वो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं जो आप लोग अपने एक्सप्लेनेशन का पार्ट रख सकते हैं। ठीक है जी, बड़े कॉमन पॉइंट है, कई बार हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज इसके नीचे भी आप लोग वो लिखें। ठीक है,
कर लिए नोट? अब हेडिंग डालो अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ आखिरी टॉपिक्स है इस चैप्टर के, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की हेडिंग डालेंगे इसके बाद। मीनिंग तो सबको पता ही है काफी हद तक, बट फिर भी मैं लिखवाऊंगा, मुझे पता है तुम्हारी ये जो दिमाग है ना, थका हुआ दिमाग है तुम लोगों का। लिखो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू unemployment refers to a situation when people are willing to work at existing wage rate at existing wage rate and able to work but not getting work क्या लिखा है ये? हाई स्कूल पेपर में अगर ये पिक्चर मिल जाए तो हैरान और परेशान मत होना सर, क्योंकि मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं एक क्वेश्चन सीबीएसई ऐसा डालेगी जो कहीं ना कहीं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर होगा। इस चैप्टर से अगर डलना चाहिए तो ठीक है। पिक्चर आ गई, एक्सप्लेन करना जरा इसको। चेतन एक्सप्लेन द पिक्चर। सेम आ गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट पिक्चर अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट या विद द हेल्प ऑफ योर आइडियाज रीजन वट जो भी लिखा हुआ। तो पिक्चर को एक्सप्लेन करना है, क्या इंडिकेट कर रही है पिक्चर। ओके 4 नंबर में है, 1 मार्क्स में आ गया तो ठीक है। 4 नंबर में है, क्या इंपैक्ट आएंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे इसके। एक मिनट दोबारा से सोचो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है ये, तो इसका मतलब पढ़े लिखे तो है ना ये, बट जॉब ही नहीं मिल पा रही है, तो रिसोर्सेज का सही यूज नहीं हो रहा, ठीक है। जीडीपी कम रहेगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे। इसके अलावा जो फर्दर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, वो अब कम होगा, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोगों को आप जॉब पे नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, और जब वो लोग कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी का ना जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। चलिए सर, और कोई इमेज लीजिए सर। Congratulations, you guys are going to be complete your 12th class within 3 months, and after that this is your gate, which is unemployment. पिक्चर आ गई सर, अगेन सिमिलर रहेगा। अरे बाप रे, मक्खी बुरा मान गई क्या? मक्खी तेरी कम्युनिटी के बारे में कुछ सुना बोल रहे हैं, हम तो इंसान खुद को ही कोस रहे हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार की पिक्चर आ रहा है, तो ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को ही इंडिकेट कर रहा है। लो जी, इतना भी सर मत पकड़ मेरे भाई, तू तो जज्बाती हो गया। चलिए एक डेटा और निकाला जाए थोड़ा सा। लीजिए सर, ये देखिए, ये कोई जॉब स्टेशन है। जॉब स्टेशन मतलब समझते हो? सरकारी कोई दफ्तर है जहां पे जॉबों की वैकेंसी निकली हुई है,
जैसे चाहे पोस्ट ऑफिस की निकली हुई है, चाहे चपरासी की निकली हुई है, ठीक है, वहां की भीड़ का हाल है सर। और अगर आप नोटिस करो तो ये सारे के सारे यंगस्टर हैं। अभी किस स्टेट के ये तो मुझे नहीं पता लगेगा, और अगर पता लगे इंडिया के बाहर के नहीं होने चाहिए बस। ये रंग के हिसाब से इंडिया के बाहर के लग रहे हैं थोड़े, ठीक है। हंसी मजाक कर रहा हूँ, माइंड मत करना इस चीज को कि मैं रंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। तुम लोगों का कुछ भरोसा नहीं मुझे। और कोई देखो जो पिक्चर, एक और डेटा देख लेते हैं जरा। लीजिए सर, जितना ये हंसी मजाक वाला सीन होगा सर, ये ध्यान रखना, मैं आपको बहुत बोल रहा हूँ, स्पेशली बॉयज, तुम्हें हिंट आउट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये है हमारी जिंदगी में। मैंने खुद अपने घर पे झेला, मैं दूसरों को क्या बोलूं। बेरोजगारी के चलते आत्महत्या, युवक ने की आत्महत्या, नौकरी नहीं लगने से डिप्रेशन में रहता था। हेडिंग आगे सर, ये किसी न्यूज पेपर की ना कटिंग दे देंगे आपको और कहेंगे अब इसको रिलेट करो, क्या इंडियन इकोनॉमी के हालात है, मतलब स्टेटमेंट से आप रिलेट करो, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना, ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन, अगर इस प्रकार की कोई हेडिंग आती है तो ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन जाएगी वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। किसकी तरफ जाएगी? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगी। ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। और कोई हेडिंग है? ये मुझे पता तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग। चलिए सर, प्लीज एक बार इस वाले फैक्ट को भी पढ़ लो थोड़ा सा। हम लोग लगभग 16,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड करा जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा है। आप सब जने विजय माल्या वाली हिम्मत तो कर नहीं पाते ना कि लंदन भाग जाएं। हमारे को तो यहीं पे पकड़ के ना पीट देते बंदे कि अगर कर्जा ले रखा है बैंक से तो घर पे आ गए। और हम इंडियन से सर, अगर हमारे घर पे कोई कर्जा मांगने आ जाए, पुलिस वाले आ जाए, या जो होती ना उनके जो रिकवरी एजेंट आ जाए ना सर, हम अपनी शर्म में मर जाएंगे सर, ध्यान रखना। उसके बाद क्या कह रहे हैं? वाइल 9,000 पीपल एंडेड देयर लाइफ ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार ना मिल पाने की वजह से खुद के जीवन को कर दिया समाप्त। ना रहेंगे, ना रोजगार या बेरोजगारी वाली टेंशन रहेगी, खत्म कर दो सर। ये दोनों हेडिंग्स ना ध्यान रखना, पेपर में देखने को मिल सकती हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, क्योंकि बार बार हर जगह, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हमारे पड़ोसी मुल्क हो, या हमारा खुद की कंट्रीज हो और स्टेट्स हो कंट्री के अंदर, सब जगह अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बार बार क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है आप लोगों को ये देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये इसलिए सब समझाया है कि आप लोग थोड़ा हिंट आउट कर सको चीजों को, ठीक है जी। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक पे वापस आते हैं जरा। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग लिखिए ना, उसके बाद लिखो कई सारे ना अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप हैं, तो मीनिंग लिख लो। एक मीनिंग लिखो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। हाँ जी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग बताना भाई।
हाँ आप बोल रहे थे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा बोलना एक बार। अनलिमिटेड तो नहीं, उस लिमिट से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। गर्ल्स अगर 2 जने की जरूरत है उसकी जगह उसकी पूरी फैमिली, जैसे 6 फैमिली हो, मैं फैमिली पूरी उसमें लगी हुई है सर, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ वर्कर्स की नीड है उससे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर उन एक्स्ट्रा वर्कर्स को हटा भी दिया जाए ना तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोगों की नजरों में तो लग रहा है वो काम में लगे हुए हैं, बट उनके होने ना होने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क है। इसीलिए इसका नाम रखा गया हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या रखा गया है? ब्रैकेट में डालो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या हिंदी, अच्छा हिंदी तो है नहीं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट डालो, ठीक है जी। मीनिंग लिखो, मीनिंग लिखो इसका। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट occurs when the number of workers engaged in a job is much more than actually require to accomplish it। आगे लिखो, if if some of them are withdraw from that job, comma, total production will not fall, जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर दो चार एक्स्ट्रा 5 बंदे जो काम कर रहे हैं उनको हटा भी दिया जाए तो। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, सब जने अपनी कॉपी दिखाओ भाई। रीजंस दिए थे पिछली क्लास में करके लेके आने को, आप नहीं आए थे सर, आप आए थे कल पिछली क्लास में? ठीक है, आप नहीं आए थे, हाँ जी दिखाओ। कोशिश करा करो घर पे ही बैठ के लिखो, यहां पर आकर ध्यान में आना कि मोबाइल से करो, तो कोशिश करो कि घर पे बैठ के ये सब लिखो, क्योंकि मैंने बोला है 2 महीने बचे हैं, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या है? यानी कि एम्प्लॉयर की बात ज्यादा महंगी, मतलब वो होगी, क्या कहते हैं, दम रखने लगी है, इम्पैक्टफुल होगी। सेम लिखा है, किसने किसको कॉपी करा है? अबे मारूंगा ना चाटा, दोनों ने एक दूसरे से करा है। अपने आप कोशिश कर लिया करो, दिमाग लगा लिया करो। आप आए थे लास्ट क्लास में, करा है? नहीं करा ना घर पे जाके? हाँ भाई, कितनी छुट्टी करी? करे, दिखाओ कॉपी दिखाओ।
किसने किस में से कॉपी करा है? तुम लोग का क्या सेम? तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारा और तुम्हारा सेम है। करे टेपा मारा है या अब थोड़ा खुद मेहनत करिए? एक दूसरे से टेपा मारा है? नहीं करा? करे? हाँ मतलब थोड़ा सा खुद पढ़ते के लिखते हो ना तो दिमाग में रहेगा। मैं इतना गारंटेड कह रहा हूँ कि वो जो 19 मार्च को पेपर है ना, वो इतना आसान नहीं मिलने वाला जितना तुम्हारे को लग रहा हो। और किसी को थोड़ा भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो, वो कोई एक पेपर निकाल लो और वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ के कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाओ कि मुझे करना है इसे। करे? तुमने कहाँ से करा है? गूगल से? बुक से? गूगल से? बुक से। ठीक है, चलो डन। आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क आज भी है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस आप लोग को लिख के लेके आना है, ठीक है भाई? अगली क्लास में ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट के 2-4 टाइप्स है वो पढ़ेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। पॉपुलेशन का ज्यादा होना, अनएजुकेट लोग होना, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है कंट्री के अंदर, ठीक है? क्लास ओवर कर देते हैं, चलो जाओ। हाँ हाँ जी बच्चे प्लीज। हाँ अभी अभी करता हूँ, आज तुम्हारे को पहले वो ज्वाइन करता हूँ। मेरा मोबाइल मत गिरा दी।